नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग में अभी गुरशरण दास के किताब से हम टिप्पणी कर रहे थे, जो कि महाभारत के ऊपर बेस्ड है। कि महाभारत में जो धर्म संकट आते हैं, आज के जमाने में भी कैसे वो धर्म संकट आ रहे हैं। जो समस्याएं जो ये उस समय था, महाभारत के समय था, ऐसे ही आज के ऐसे मोड़ कई आते हैं जब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। क्या सही क्या गलत, एथिक्स आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है। और अभी हम उस मोड़ पे बात कर रहे थे जहाँ पे युद्ध के मैदान में अर्जुन को हिचक होता है, हेजिटेंसी होता है कि हम कैसे लड़ सकते हैं। लड़ेंगे तो अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, अपने ही भाई, अपने ही नजदीक के रिश्तेदार। और कृष्णा उनको समझाते हैं कि ये आपका कर्तव्य है राजा का, कि जो धर्म युद्ध आपका साथ, जो आपका कॉज जस्ट है, आप सही इसके लिए लड़ रहे हैं, उसूलों के लिए लड़ रहे हैं, या आपके दुर्योधन ने जो आपको धोखा दिया है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। तो इसमें आपका कर्तव्य बनता है लड़ना आपके प्रजा के लिए। और वो ऐसे मोड़ पे एक आके फिर आगे फिर गीता का ये होता है, जो किताब महाभारत का जो कृष्णा के जो ये है, जो उपदेश देते हैं अर्जुना को, वो गीता के इसमें है। और जो मूल चीज जो निकला था महाभारत का, जो कि एक कथा है, एक माइथोलॉजी है, वो शायद ये बताने के लिए कि लड़ाई में कोई जीतता नहीं है। नोबडी विंस इन वॉर। आप जीत के भी आप हार जाते हो, क्योंकि महाभारत में भी वही बताया कि जो लोग जीत गए उनके भी पूरे तबाही हो गई जब सबको जला दिया। जो द्रोणा का जो लड़के थे, अश्वत्थ उन्होंने सबको जला दिया अपने बदला लेने के लिए। तो खाली 11 लोग ही बचे थे। तो वो देख के भी पता चला कि सबको नुकसान है, कोई जीतता नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक था। ये पुराने जमाने के वॉर थे, जहाँ पे सोल्जर्स खुद लड़ते थे, अर्जुना जैसे भी खुद लड़ते थे, द्रोणा भी लड़ते थे। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो वॉर करता है और करवाता है, वो दूर से देखता है। मासूम लोग लड़ते हैं, मासूम लोग जान देते हैं। और मैं इसी के ऊपर सोच रहा था क्रिटिकली, क्या अभी भी ऐसा है क्या कि वॉर में कोई नहीं जीतता है, या कोई जीतता है। फिर दूसरा, मैंने पिछले बार भी उदाहरण दिया था कि आजकल महामारी घोषित कर देते हैं, जो बड़े बड़े WHO है, गवर्नमेंट है, ये है, जैसे पेंडेमिक, जैसे लड़ाई डिक्लेयर कर दिया कि अभी लड़ाई का टाइम चल रहा है। उसमें मूवमेंट बंद हो गया, आपके रिस्ट्रिक्शंस हो गए, जैसे लड़ाई में, जैसे वर्ल्ड वॉर जैसे हो गया था महामारी। और आप कुछ बोल नहीं सकते हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे लड़ाई में वॉर के टाइम अपनी सेंसरशिप लग जाता है। तो वो भी वॉर है। और वॉर में हमने देखा, महामारी में वॉर जैसे लड़ा था महामारी को, और सबको नुकसान हुआ। हालांकि बताएंगे नहीं, गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं बताएगा कि हमारे लॉकडाउन से, रिस्ट्रिक्शन से नुकसान हुआ, या जो बाद में हमने लगाए है उससे कुछ नुकसान हो रहा है, उससे कुछ दुष्प्रभाव हो रहा है। कोई गवर्नमेंट नहीं मानेगा। वो लड़ाई में कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर, वॉर में क्या होता है, सेंसरशिप होता है, वॉर में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है। तो अगर महामारी को, बीमारी को भी वॉर जैसे लड़ोगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। पर वॉर में अभी मेरे को लगा, और मैंने किताब लिखा, ये कोविड पेंडेमिक थर्ड आई, ये मैं कॉलम्स में लिखता था हर हफ्ते नेशनल हेराल्ड में महामारी के दौरान। तब ये ख्याल मेरे को आए, तभी मेरे को ख्याल आया कि अभी
पैंडेमिक में वॉर टिल वी विन इस टाइप के स्लोगन दे रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट द वायरस। मेरे को लगा कि अभी इसमें नुकसान होने वाला है, तबाही होने वाला है, और वो हुआ। आपने देखा कितने लोग माइग्रेंट्स पैदल जा रहे हैं, कितने लोग ने जान दे दिया रास्ते में। उसके बाद फिर मैंने को ये भी विचार आया कि ये लड़ाई में क्या हो रहा है। मेरे को ये विचार आया कि अभी दोनों चीज में जो सोल्जर है, जो वॉरियर है, जो क्षत्रिय है, या जो भी आप कहो, पहले वो खुद लड़ते थे तलवार से, अपना कला से लड़ते थे। उसके बाद वो आर्ट ऑफ वॉर होता था, sun Tzu के टाइम भी, और एक कला होता था। युद्ध करना भी एक कला होता था। अर्जुन ने अपना तीर वगैरह निशाना पे जाता था। बड़े बड़े वॉरियर्स थे, वो खुद लड़ते थे और वो कला से जीतते थे। तो इसको फिर मैं पुराना एक, ये इसमें एक चैप्टर लिखा मैंने, कि उसमें हमने लिखा कि टाइटल हमने दूसरा दिया कि हमने डॉक्टर्स का ऊपर लिखा, पर हमने वॉर के साथ भी कंपेयर किया है। डॉक्टर्स क्या है कि आजकल बड़े बड़े कंपनी लोग टेक ओवर कर ले रहे हैं। फार्मा कंपनी डॉक्टर की आज़ादी छीन लिया है, और हाई टेक कंपनीज जो है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ रहे, डॉक्टर की आज़ादी चली गई है। और हमने ऐसे तुलना किया था कि एक सोल्जर का, सैनिक का भी आज़ादी जा रहा है। तो ये मैंने फिर एक कोई पुराना जापानीज स्वॉर्ड्समैन थे, जो तलवारबाज थे। जापान जापान में जैसे कई मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स थे, तो एक जापानीज तलवारबाज थे और फिलोसोफर भी थे वो। उनका नाम था मिया मोटो मुसासी। मिया मोटो मुसासी। वो 16वीं सदी में रहते थे, 16th सेंचुरी। तो उन्होंने दो कला निकाला था। एक था टू सॉर्ड, दो दो तलवार रखते थे वो कहते थे हर तलवारबाज के दो तलवार होना चाहिए। एक छोटा तलवार होना चाहिए और एक लंबा तलवार होना चाहिए। तो छोटा तलवार शॉर्ट सॉर्ड एंड लॉन्ग सॉर्ड, और मालूम होना चाहिए कि छोटा वाला तलवार कब इस्तेमाल करना है और लंबा वाला कब इस्तेमाल करना है। और ये अगर आप ठीक से करोगे, कब कब कैसा ये करना है, तो आप आपका बहुत अच्छे आप तलवारबाज बन जाओगे। तो छोटा वाला जो तलवार है वो नजदीक से लड़ने के लिए चाहिए, हैंड टू हैंड कम्बैट। और लंबा वाला तलवार है थोड़ा दूर से लड़ने के लिए। ये तो एक प्रकार से सिंबॉलिक है कि आप कभी, आपके पास कई टाइप के ये होते हैं, हथियार होते हैं। एक छोटा हथियार होता है, एक बड़ा हथियार होता है। तो हमने ये बताया था इनका बारे में, मिया मोटो मुसाइसी के बारे में। हमने फिर बताया कि ऐसे हमारा जो चिकित्सा कला था, ये भी एक छोटा और लंबा। छोटा ये था, जो पहले के जो डॉक्टर होते थे वो खुद अपने हाथ से मरीज को देखते थे और स्टेथो लगा के देखते थे, वो छोटा तलवार काम करता था। और फिर बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन आ गए, बड़े बड़े कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआई, अल्ट्रा, वो बहुत जरूरी है। देखिए, युद्ध में भी लंबा तलवार भी होता है, छोटा भी होता है। लंबा तलवार भी कभी कभी काम आता है, पर छोटा तलवार से पहले काम चलाना चाहिए, ज्यादा खून खराबा ना हो जिसमें। तो ऐसे मेडिसिन में भी लंबे तलवार आने लगे, कि ऐसे मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, एमआरआई, कैट स्कैन, ये वो कॉस्ट भी बढ़ गया। और उससे क्या हो गया, डॉक्टर मरीज से दूर जाने लगा। छोटा तलवार इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। कला के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए मरीज से, उससे पूछना चाहिए, हिस्ट्री लेना चाहिए, उसको हाथ से देखना, कई चीजें पता चल जाता है। और उससे फिर मेडिकल जो आम बीमारियां है, 90% बीमारी छोटे तलवार से ही, मतलब छोटे आला से, छोटे इससे अगर ट्रेन किया जाए, जो हमारे टाइम होते थे, अभी भी कर सकते हैं। 90% का डायग्नोसिस हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश, पैसा कम। पर अभी लंबे तलवार करोगे तो हो सकता है, पर उसमें क्या है, कॉस्ट बढ़ जाता है। लंबे तलवार से दूसरे लंबे तलवार, और कई बार गलत रिपोर्ट आ जाता है और चक्कर काटते रहते हो। पहले ही आजकल लंबा तलवार दे देते हैं कि भाई आप जाओ, ये इन्वेस्टिगेशन करा लो। उसमें क्या है कि बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है, और कई बार हर इन्वेस्टिगेशन का कुछ परसेंटेज रहता है जो कि नॉर्मल पर्सन में भी एबनॉर्मल रिजल्ट आता है।
असली में क्या होता है कि डॉक्टर देख के जब भेजता है तब वो रिजल्ट का ज़्यादा मीनिंग रहता है, आइसोलेटेड रिजल्ट का नहीं होता है। तो ये हमने यही दिया था कि ये अभी लंबा तलवार हो रहा है। लंबा मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बन रहा है, हम साइंस साइंस आ रहा है। तो साइंस बहुत अच्छी बात है, साइंस आना भी चाहिए, पर हमको आर्ट को नहीं भूलना चाहिए। और डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कब वो आर्ट इस्तेमाल करेगा, कब वो साइंस करेगा। अभी वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी दूसरा क्या हो रहा है कि अभी जो नए लोगों को भी अपेक्षा बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो जो साइंस से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, उसी की तरफ वो ये हो जाते हैं। और वो ये सीखने में कमी रह जाती है उनकी। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स कम होते हैं, टीचर्स कम। तो पहले जो सीखते थे एक एक करके पेशेंट देख के, अभी सीधा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, वो रिपोर्ट देखते हैं, पेट में हाथ में नहीं लगाते हैं, सोनोग्राफी से अंदर के ऑर्गन्स देख लेंगे, एक्सरे देख लेंगे, स्कैन देख लेंगे। तो पूरा उनका जो खुद का जो स्किल है तलवारबाजी का, तो वो ऐसे। तो ये तो डॉक्टर अभी के इसमें, जो पहले जमाने में जो तलवारबाज होता था, उसको दोनों तलवारें इस्तेमाल करना आता था, छोटा वाला भी करता था, बड़ा। तो ऐसे डॉक्टर को भी छोटे इंस्ट्रूमेंट, अपने हाथ अपने कान, इससे पहले इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन भी जब जरूरत है तब भेजना चाहिए लंबे तलवार के पास। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी सब लंबा तलवार, लंबा तलवार का कीमत ज़्यादा होता है। मतलब साइंस का अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस का बहुत ये होता है। तो उसका लंबाई बढ़ते जा रहा है कि मैं नए नए ये आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, और बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, और उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और उसके पीछे क्या है कि फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, मुनाफा आ जाता है। तो अभी लड़ाई के मैदान में भी ऐसे ही हुआ है। इतिहास में पहले, जैसे मैंने कहा, महाभारत के टाइम खुद लड़ते थे, अर्जुन वगैरह सब योद्धा थे, भीष्मा तक उस एज तक लड़ते थे, बताइए। हमारे टाइम तो रिटायर हो जाते थे। तो वो लड़ते थे, योद्धा थे, द्रोणाचार्य लड़ते थे, खुद लड़ते थे। मैं अभी क्या है कि वहां पे भी क्या है, लड़ाई के मैदान में भी स्वॉर्ड इतना लंबा होने लगा कि बढ़ता ही गया। पहले पैटर्न टैंक आया, आटले पहले घोड़े में जाते थे, फिर पैटर्न टैंक आया, फिर आर्टिलरी आया, दूर दूर से लंबा वो तलवार बढ़ता ही गया। मतलब दुश्मन को भी नहीं देख रहे हो, मारे जा रहे हो कहीं पे भी। आर्टिलरी। फिर क्या सबसे बड़ा साइंस का जो आविष्कार हुआ, न्यूक्लियर पावर, एटम बम, जिससे कितनी तबाही मच गई हिरोशिमा और इसमें। और ये फिर अभी बहुत कॉस्टली हो गया वॉर। और ऐसे ही मेडिसिन, चिकित्सा बहुत कॉस्टली हो गया, दोनों चीज बहुत कॉस्टली हो गया। तो अभी कॉस्टली किसे हुआ कि नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, नए नए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, मेडिकल डिवाइसेस आ गए। और वॉर क्यों कॉस्टली हो गया कि नए नए वेपन्स आ गए, आपके एयरक्राफ्ट, फाइटर पायलट, फाइटर प्लेन्स, ये प्लेन्स, वो प्लेन्स, राफेल राफेल, ये वो। तो अभी क्या है, अभी ये जो बनाते हैं जो लोग, जो वेपन बनाते हैं, जो आर्म फोर्सेस के लिए वेपन सप्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट सप्लाई करते हैं, बहुत पैसा लगता है, बहुत कितना करोड़ों करोड़ों का आता है एक एयरक्राफ्ट। तभी वो बना के बैठे थोड़ी रहेंगे दुकान में। वो हलवाई अगर मिठाई बना के रखेगा तो वो तो नुकसान होगा। तो उनको तो फिर पैसा चाहिए ना, इकोनॉमी। तो जितने डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, रसिया, यूएसए, ये सब को फायदा है, विनर है ये, अगर दुनिया में लड़ाई चलते रहे तो। इंडिया पाकिस्तान तो करके ही रखा है, जैसे पांडव एंड कौरव का करके रखा था, लड़ते रहेंगे। तो ये तो जीतेंगे ना। तो वॉर में कैसे हो सकता है कि कोई विक्टर है? मैं अभी मेरे को पता चला कि अभी महाभारत बहुत आगे बढ़ गया है, कि जो लोग लड़ते हैं, जो दो दो पार्टी लड़ते हैं, उनमें से दोनों हार जाते हैं। जीतता कौन है? तीसरा। जो लड़ाई करवाता है वो चाहता है लड़ाई होते रहे, ऊपर से पीस करेगा। ट्रम्प ने बोला हमने वॉर रुकवा दिया, उसका दूसरा एजेंट था, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था।
कराया भी उसी ने होगा, पता नहीं। ये जियो पॉलिटिक्स है अभी। जियो पॉलिटिक्स है कि लड़ाते रहो, छोटे छोटे कंट्रीज को लड़ाते रहो, आर्म्स बिकेगा, या लड़ाई का डेंजर लगाते रहो कि लड़ाई होगा, आपका दुश्मन। माने पीस करने से तो उनका आर्म्स आर्म्स रेस आर्म्स रेस हो गया। आर्म्स रेस का फिर कैसे चलता है, जब तनाव बना रहा है, तनाव, पैनिक बना रहा है, डर बना रहा है, लड़ाई हो ना हो, एक कंट्री खरीदेगा कोई वेपन, दूसरा कंट्री उसका नेबरिंग, और यार हम पीछे रह जाएंगे, वो खरीदेगा, फिर वो खरीदेगा, लड़ाई हो ना हो, ये एस्केलेट होता रहेगा। डिफेंस का कितना कॉस्ट है हर कंट्री का, जीडीपी कितना जाता डिफेंस में। अगर ये डिफेंस का ये आर्म्स रेस बंद हो जाए तो शायद हमारे यहाँ जितनी भी बीमारियां, जितने भी ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर सिटीजन का बढ़ जाए, पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कोई थर्ड पार्टी वॉर से बेनिफिट ले रहा है। वॉर में उसको विक्ट्री हो रहा है, कोई हारे जीते दोनों पार्टी हारेगी, दो लोग लड़ेंगे, दो कंट्री दोनों हारेंगे, पर जो थर्ड पार्टी है वो जीतेंगे। और जो करा रहे हैं वो लीडर को थोड़ी जाना पड़ रहा है। पहले जमाने में अर्जुन, द्रोणाचार्य, दुर्योधन को खुद जाना पड़ता था, वो उनको तो जा रहा है, दूर से कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, एयरक्राफ्ट से कर रहा है, आम सोल्जर्स का अपना बलिदान दे रहे हैं। तो अभी ये तो वॉर में हो रहा, पर अभी हमने देखा कि हमारे चिकित्सा इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि अभी नया आ गया। पहले क्या है, अपना बीमारी हो इलाज करता था डॉक्टर, अभी आपका वॉर करना है, महामारी आ रहा, महामारी आ रहा, जैसे कि ऐलान होगा, वॉर ऐलान होगा। अभी WHO पैंडेमिक ट्रीटी ला रहा है कि अभी अगला महामारी आएगा, हम डिक्लेयर करेंगे ये करने हैं ट्रीटी में, आपको क्वारंटाइन करना, लॉकडाउन करना, मास्क मेजर लाना, उस टाइम फिर आपको फिर सेंसरशिप होगा, ये होगा, ये सब ट्रीटी में है। तो अभी फिर वेट कर रहे हैं कि अगला महामारी कभी भी आ सकता है। जैसे पहले वॉर के लिए डरा के रखते थे, आर्म्स रेस के लिए अभी भी डरा रहे हैं। आर्म्स रेस चलता है अभी, फार्मा रेस आर्म्स रेस के आगे निकल रहा है। पहले से ही टीके बन जाते हैं, पहले से ही ये बन जाते हैं, पहले से कई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और बीमारी का डर दिया जाता है, जैसे लड़ाई का डर दिया जाता था। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें डॉक्टर्स का इंडिपेंडेंस चला गया। उनको गाइडलाइन आता है कि यही यही दवाई देना है, खुद का नहीं करना, यही डायग्नोसिस है, यही यही महामारी है, यही पेंडेमिक है, यही केस है, यही है। जैसे सोल्जर का कुछ नहीं है, अभी सोल्जर अपना तलवार थोड़ी है, सोल्जर को जो बंदूक देंगे, जो ये देंगे, उसको उसी से लड़ना है, सोल्जर नहीं चूज करना कब। तो उसका आज़ादी चला गया सोल्जर का। अभी क्या, डॉक्टर का भी आज़ादी चला गया, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद ही हो गई एक प्रकार से। जैसे अपना उसको आज़ादी था, अभी वो कॉर्पोरेट अस्पताल में काम करता, उसमें भी ऊपर से प्रेशर रहता, उनका बिजनेस मॉडल है, क्योंकि वो फिर बड़े बड़े लॉन्ग शॉट खरीद लेते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, करोड़ों के इक्विपमेंट्स आते हैं। आप देख रहे हैं रोज आ रहे हैं, अभी एआई भी आएगा, रोबोटिक सर्जरी आ गया, एआई, इसमें करोड़ों लगते हैं, तो इसमें बीमारियां तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे आर्म्स बना लिया, अभी आर्म्स बेचना है, तो लड़ाई तनाव बनाते रहना पड़ेगा। तो अभी बीमारी बनाएंगे तभी फार्मा रेस आगे बढ़ेगा। जैसे लड़ाई होगा, अशांति होगा, तभी आर्म्स रेस बढ़ेगा, और बीमारी का डर होगा, लोग बीमार होंगे। तो वॉर अगेंस्ट डिजीज में भी थर्ड पार्टी, पेशेंट को जीत हो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी को प्रॉफिट होगा फार्मा रेस में। तो हम वही सोच रहे थे कि अभी जैसे क्या हो गया कि एक सॉर्ड ऑफ डैमोकिल्स है, ये भी शायद ग्रीक माइथोलॉजी में है, कि एक कोई डैमोकिल्स था, उसको गद्दी में बिठा दिया, उसके सिर के ऊपर एक तलवार लटक रहा था, एक पतले इसके साथ, घोड़े के बाल के साथ, और वो कभी भी गिर सकता था, और उसको इंजॉय करने के लिए बोला, पर उसको यह है कि कभी भी ये गिर सकता है, सॉर्ड ऑफ डैमोकिल्स। तो अभी हमने यही चैप्टर में यही लिखा है कि अभी क्या हो गया कि लॉन्ग शॉर्ट एंड शॉर्ट शॉर्ट दोनों का मोल्ड हो गया, कहाँ शॉर्ट शॉर्ट है, लॉन्ग शॉर्ट सब चिपक गया, और दोनों हमारे सिर के ऊपर है। एक तो है कभी भी न्यूक्लियर वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, साले तबाही हो जाएगा। दूसरा है कि नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आउट ऑफ हैंड चला गया था। आइंस्टाइन ने भी अफसोस किया था कि क्यों उन्होंने ये आविष्कार किया, जिससे कि एटम बम बन गया, इतनी तबाही हो गई। तो अभी जो एक रॉबर्ट मेलोन थे, जिन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी में शुरू में काम किया था, उनका भी कहना है कि इसके भी शायद दुष्प्रभाव को ठीक से
ये करना चाहिए, ये भी शायद हानिकर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चला था बिगर कोई चेक एंड बैलेंसेस के, तो अभी जो फार्मा रेस हो रहे हैं, इनके भी जो नए नए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, ये थेरेपी और जीन से ये mRNA वैक्सीन वगैरह बन रहे हैं, ये भी बहुत फास्ट जा रहा है। और यही हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे कोई ऐसा हादसा हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी से, अभी भी खतरा है कहीं हमारे जो फार्मा रेस में भी कहीं बड़े दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि इनके जो दुष्प्रभाव के ऊपर कोई, और फिर बीमारी का एक डर जो है, उससे डर होने से लोग अपने आप बीमार हो जाते हैं। चारों तरफ आप थोड़ा भी कुछ होगा, आप महामारी घोषित कर दोगे और फिर बड़े बड़े लाओगे, तो जैसे वॉर घोषित कर देते थे, तो अभी हमारे सिर में दो ये मंडराएंगे। एक कभी वॉर डिक्लेयर हो जाएगा, अभी चारों तरफ तो चल ही रहा है, गाजा वाजा इजराइल, अभी जियो पॉलिटिक्स, या खुद न लड़े, छोटे मोटे कंट्री को लड़ाते रहेंगे, या दूसरा फिर महामारी का डर या बीमारियों का डर, या ये रोज आता रहेगा। तो मैं यही कहना था, आज हमने थोड़ा सा हमने ये गुरसर अंदाज से थोड़ा ब्रेक ले लिया, क्योंकि हमने सोचा कि अभी ये वाला एंगल, तीसरा एंगल नहीं, ना गुरसर अंदाज ने बताया है, ना महाभारत में उस टाइम था ही नहीं। उस टाइम हमारा फार्मा रेस नहीं था, उस टाइम आर्म्स रेस भी नहीं था, अपना अपना हथियार अपने अपने वाले के वक्त, कोई तीसरा पार्टी नहीं सप्लाई कर रहा था। अभी तीसरा पार्टी सप्लाई कर रहा है, तो अभी वो उनका जीत होता है, वॉर में मुनाफा होता है, जीत होता है। फिर बीच में भी कमीशन खाने वाले भी बहुत रहते हैं। आर्म्स रेस में भी आपको मालूम है, कमीशंस बहुत होते हैं, बोफर्स वोफर्स, ये वो कभी तक सॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे फार्मा में भी काफ़ी कुछ रहते हैं आजकल। हमारे कंट्री में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड रहता है, अमेरिका में डार्क मनी वगैरह रहता है, जो फार्मा कंपनी देता है लॉबी करने के लिए पॉलिसी में पॉलिटिशियंस को। तो आज हम यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।